था। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और श्रीनगर से 200-250 किलोमीटर का सफर तय करके आप जम्मू आए और यहाँ पे आकर आपने अपना कीमती वक्त के साथ हमारी शुरुआत करवाई। आगा साहब, हालिया ही कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आई कि आपको हाउस अरेस्ट किया था श्रीनगर के अंदर, और आगा रुहुल्लाह के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे भी एक ट्वीट आया था कि पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि आप नजरबंद हैं। आपको क्यों हाउस अरेस्ट किया था, क्या जुर्म था आपका? जुर्म यही था कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। हमारे बच्चों की जो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है रिजर्वेशन के हवाले से, 1 साल के दौरान कितने सारे पोस्ट एडवर्टीजमेंट्स निकले चले गए, कितने हमारे स्टूडेंट जो है वो और या एस्पिरेंट जो है वो ओवर एज हो चुके होंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी अब लाइफ लॉन्ग खत्म हो गई, लाइफ टाइम के लिए खत्म हो गई। तो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का ये इशू जो है इसको अर्जेंटली हल करने की ज़रूरत है, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की ज़ाया ना हो, करियर्स ख़त्म ना हो। और इसी चीज़ को अर्जेंटली डील करने के लिए मैं कोशिश करता आ रहा हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स कोशिश करते आ रहे हैं कि इसको अर्जेंटली गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटी पे हल करे, मसला हल हो। मैं अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फिर से यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं। तो फिर स्टूडेंट्स ने ये फैसला किया था कि हम 28 को श्रीनगर में बैठेंगे और एक बार फिर मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि इस हवाले से जो है फैसला लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए। तो आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड देम, और उस वादे के हिसाब से जब भी जहाँ पे भी उनको मेरी ज़रूरत होगी इस हवाले से मैं अपने आप को पेश रखूँगा। उसी तरह 28 को भी मैंने कहा था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ आऊँगा, आई विल सिट विद देम। उनने आखिर में फैसला किया कि हम पोलो व्यू में बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं पोलो व्यू में ही आता हूँ उनके साथ बैठने, ताकि इस बात को सुना जाए और हल किया जाए। तो लोगों को लगा कि हमें घर से बाहर आने नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट एक्टिविस्ट हमारे जो थे वो डिटेन किए गए, कुछ की फैमिलीज को भी इंटिमिडेट किया गया। इस हद तक बात चली गई, मतलब घर वालों को बुलाया गया थाने पे और स्टूडेंट्स को फोन किया गया अगर आप सरेंडर ना करो या पुलिस के हवाले को। इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए ये मुजीब के साथ हुआ जो पॉलिटिकल ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। इसी तरह से साहिल जो है हमारा एक और एक्टिविस्ट जो है, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट। सरकार का क्या स्टैंड था सर इसमें? स्टूडेंट एक्टिविस्ट जवाब ही नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको बताया जाता है कि हमने फाइल अप्रूव करके कैबिनेट डिसीजन करके भेज दिया है। ये 2 बार कहा गवर्नमेंट ने। अगर आपको याद हो, बड़गांव का जब बाई इलेक्शन हुआ, अनाउंस हुआ, तब मैंने फिर से इसी कंडीशन को सामने रखा, शर्त को सामने रखा, ताकि उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करूं, कम से कम रिजर्वेशन का मसला तो हल हो जाए। मैंने कहा था कि मैं बड़गांव में कैंपेनिंग करूंगा उस सूरत में जब आप इन 2-3 चीजों पे मुझे मुतमईन करे। उसमें से एक रिजर्वेशन का मसला था, कम से कम इसको तो हल करे। 1 साल के दौरान ऐसा क्या किया हमने जो मैं लोगों के सामने फिर से जाऊं, तो कम से कम रिजर्वेशन का मसला तो हल करे। अगर आपको याद हो, तब जवाब आया था कि हमने कैबिनेट डिसीजन किया, अब हम 2-4 दिन के बाद एलजी को भेज के हम शेयर करेंगे। बिल्कुल। तब से अभी तक 2-3 महीने, शायद 1-2 महीने गुजर चुके हैं। और फिर ये एक लास्ट ट्वीट जब मैंने किया था पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कि पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद मैं फिर से स्टूडेंट्स के साथ बैठूंगा, तो इस दौरान फिर से कहा गवर्नमेंट ने कि हमने अब कैबिनेट डिसीजन किया, अब हम एलजी को भेज रहे, या उस दिन किया था या कल किया था। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि आप इनके साथ बैठिए, स्टूडेंट्स के साथ बैठिए, डोंट मेक इट बिटवीन यू एंड मी, मेरे और खुद के बीच में अना का मसला मत बनाइए, या मेरे बारे में मसला मत बनाइए। मुझे आप इन चीज़ों से अलग कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, दूर कर दीजिए, कोई स्टूडेंट से भी दूर कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, मगर स्टूडेंट्स को आप बिठा के इनके साथ कॉन्फिडेंस में लेकिन इनके साथ बात तो करें। इनको क्या मजबूरी है सरकार की, वो नहीं बैठना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, वो ये जवाब आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा, ये जवाब आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा कि वो एंगेज क्यों नहीं करते, वो एलजी की तरह क्यों बिहेव करते हैं, या इम्पोज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरह क्यों बिहेव करते हैं। हाँ, ये तो इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, लोगों ने, हमने सब ने चुनी है, ये मुंतखब की है ये हुकूमत, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, हमें सुना जाए। तो इनको सुनने में क्या हर्ज है। मैंने कहा था इतवार 28 इतवार का दिन था, मैंने सैटरडे तक कहा था, 27 तक कहा था कि बैठिए इनके साथ बात कीजिए, मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आप स्टूडेंट्स के साथ बैठिए, इनको कॉन्फिडेंस में लीजिए,
इनके साथ एंगेज कीजिए, इनको मुतमईन कीजिए। ठीक है, मैं नहीं बैठूंगा, वो तक नहीं कर पाए, 1 घंटा आधा घंटा इनके साथ नहीं बैठ पाए। ये ईगो का मसला बनाना, ये सब करना, स्कीना ये मैम सब। का भी एक स्टेटमेंट आया, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि फाइल जो है वो एलजी साहब के ऑफिस में है, आगा साहब को एलजी साहब के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहिए, सीएम साहब के ऑफिस के बाहर नहीं। ऐसा कहना है ठीक है, ये स्कीना मैम उनको का। स्टूडेंट्स को मिलकर बताना चाहिए था। ये स्टूडेंट्स को मिलकर बताना चाहिए था कि हमने इस तरह का फैसला किया। ठीक है, ठीक है, डिटेल्स शेयर ना करते, इस तरह का फैसला किया है ऑफिशियली, उनको बुला के। स्टूडेंट्स यही तो चाहते थे, हमारे साथ बात तो कीजिए, शेयर तो कीजिए, कम से कम डिटेल्स शेयर ना करें, कम से कम हमारे साथ बैठिए तो सही, बात तो कीजिए। उनको बताना था, उनको मुतमईन करना था। अगर स्टूडेंट्स उनसे बात करके मेरे पास आते कि हम मुतमईन है, कैबिनेट ने अपना काम किया है, अब एल जी, सो कॉल्ड एल जी के पास ये रुका हुआ है, मैं दूसरे दिन वहां पे भी लड़ने के लिए जाता और उसी तरह से जाता। तो कम से कम उनको स्टूडेंट्स के साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए ना। स्टूडेंट्स अगर मुतमईन हो जाते, वो कहते कि अब हम हमें ये लड़ाई एलजी के ऑफिस के बाहर लड़नी है या रेजिडेंस के बाहर लड़नी है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और इनफैक्ट मैंने उस दिन भी कहा, आप ठीक है, आप आइए, आपने खुद नहीं बुलाया। अब स्टूडेंट्स 28 को बैठ रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, आप खुद आके उनको बताइए, मुतमईन कीजिए। मैं उसी प्रोटेस्ट को या सिट इन को, जो भी आप उसे नाम दे, मैं स्टूडेंट्स के साथ चला जाऊंगा एलजी के ऑफिस के बाहर। सर, आपको लगता है कि जो आपको हाउस अरेस्ट किया है ये एलजी साहब ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने? ये जवाब इनको देना चाहिए। ये एल सो कॉल्ड वाइस रॉयस, ये एलजी जो वाइस रॉय है मेरी नजर में, उस एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना चाहिए। और अगर ये सिर्फ बकौल आपके एलजी ने कराया है, तो स्टूडेंट्स के लिए हमारी इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन बाहर क्यों नहीं आई? मुझे बंद किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जिनका मैंने नाम लिया, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हमारे, उनको बंद किया गया। ठीक है, मैं भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे रख दीजिए साइड में, ठीक है, और ये कॉज, ये इशू तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर सो कॉल्ड एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब कराया, तो अगर उन स्टूडेंट्स को पैट्रनेज देने के लिए या हिम्मत देने के लिए कोई था नहीं, उनको बंद किया गया था, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को किसने रोका था? वो 28 को स्टूडेंट्स के सामने आ जाते या उनके पास आ जाते, उनको हिम्मत देते। आगा साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि जो इस समय की सिचुएशन है, इसको देखकर तो बात करना बहुत जरूरी है। बड़गाम के इलेक्शंस हुए, वहां पे जीत आगा मुंतजर की हुई, लेकिन वहां पे पोस्टर्स आपके थे और उन पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कौन आगा, हमारा लीडर कैसा हो, आगा रूहुल्लाह मेहदी जैसा हो। विक्ट्री किसी और शख्स की हो रही है, स्लोगन्स आपके आ रहे हैं, स्लोगन्स आपके नाम के आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप वहां पे इस लोगों ने जीत खुद को? बताया, आपने खुद सवाल में ही बात का जवाब दे दिया। वो लोगों ने खुद बताया, वो मैसेज थी दोनों तरफ, जिनने जीता उनकी तरफ भी मैसेज थी, उस पार्टी की तरफ भी मैसेज थी कि आपका वोट नहीं है, आपके लिए वोट नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट एक बेनिफिशियरी है एक सिचुएशन के, तो आप उसी पे खुद को सेटिस्फाई कीजिए। उससे ज्यादा इस चीज को ओवर एसेस करने की जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन की रियलिटी लोगों ने उनको बताई, वो दूसरी तरफ भी मैसेज दी। एट द एंड इट्स नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है, सब कुछ मेरे बारे में नहीं है। उस पार्टी ने जिनको वो जवाब दिया गया, जिनको वोट मिला 2014 में, उन्होंने यही सारी गलतियां की। उन्होंने ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया, बीजेपी के साथ जाके इलेक्शंस में वोट लिया बीजेपी के खिलाफ। इलेक्शन के बाद ही पीडीपी चली गई फिर बीजेपी के साथ, उसी वोट को बेच के, और उसका नतीजा खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और उसका नतीजा तो उनके सामने है। तो लोग, और मैं जो कहना चाहता हूं, लोगों ने अगर 2024 में फिर से पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में से किसी पार्टी पे यकीन किया, भरोसा किया, ये इतना बड़ा मैंडेट देके, तो उस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट मिला तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस मैंडेट की कदर करे, इस ट्रस्ट को बचाए रखे, इसकी कदर करे। वो ना करे जो पीडीपी ने किया 2014 में। अगर इस ट्रस्ट के साथ भी उसी तरह का बिट्रेयल होगा, गद्दारी होगी जो 2014 में पीडीपी ने की, तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से ही यकीन खत्म हो जाएगा लोगों का। तो मुझसे ज्यादा ये इट्स ऑल अबाउट द पीपल्स एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एजेंडा जो लोगों का है, और उसके लिए जो ट्रस्ट देते हैं लोग, उस ट्रस्ट के वैल्यू का या उसकी कदर का, उस पर अमल का।
तो ये बाई इलेक्शन या जो आप ये वाक़ा बता रहे हैं बड़गाम का, तो अगर लोग इस तरह से एसेस करें, मेरी जात को बाहर निकाल के इस तरह से एसेस करें, तो शायद समझ पाए। जिनके खिलाफ वोट पड़ा उनको बताया गया कि एक साल पहले ही आपको प्रिंसिपल्स पे वोट दिया गया था, हमने आप पे भरोसा किया था, आप उस रास्ते से दूर भाग रहे, तो हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। अब जो आपको कुर्सी पे बिठा सकता है वही कुर्सी से उतार भी सकता है। इस तरह से अगर एसेस करें, जिनके हक में वोट पड़ा, जो आपने सिचुएशन बताई, वो सिचुएशन बना के लोगों ने उनको बताया कि आपकी हकीकत हमारे लिए अभी भी वही है और हमेशा वही रहेगी, जिनकी वजह से हम जो भुगत रहे हैं आज आपकी वजह से भुगत रहे हैं। 2014 से लेके फिर जो 2018 तक आप लोग उनके कारनामे थे, आपकी हकीकत वही है और हमने भुगता है आपकी वजह से और आज भी भुगत रहे हैं। मगर ये जो आज आपको ये वोट मिला, इससे आप ये नतीजा ना निकाले कि ये आपके लिए था, आपकी वैलिडेशन थी। ये सिचुएशन के आप बेनिफिशरी थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी वो हकीकत अपनी जगह है। जो कश्मीर के लोग भुगत रहे वो आपकी वजह से भुगत रहे, और आपने जो ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया वो कश्मीर कभी भूलेगा नहीं। तो सेंट्रल थीम इज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। जो लोगों का भरोसा मिलता है, मैंडेट मिलता है, उसकी कदर करनी चाहिए। आगा साहब, अगर रिजर्वेशन का मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाए, सरकार इस मुद्दे को आपके कहने पे बिल्कुल रिजॉल्व कर दे, 200 यूनिट बिजली भी मिल जाए, 12 गैस सिलेंडर भी मिल जाए और छोटे मोटे मैनिफेस्टो के जो वादे हैं वो सरकार पूरा कर दे, तो क्या आप वापस उमर अब्दुल्ला के साथ एक ही मंच पे खड़ा होना पसंद करेंगे, या फिर भी पार्टी लाइन से हटकर जो है वो आप काम करेंगे, जिसकी वजह से शायद आपकी पार्टी अनकंफर्टेबल भी फील कर सकती है? मेरे कहने के मुताबिक से नहीं, लोगों के चाहने के मुताबिक से चीजों को हल करें। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और पार्टी मैनिफेस्टो के, पार्टी एजेंडा और आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करें। और जो ये आपने लास्ट में लाइन कही ना कि पार्टी लाइन से हट के आप कंटिन्यू करेंगे, आप पार्टी लाइन पे वापस आएंगे, तो एसेस कीजिए एक चीज, मेहरबानी करके आप सभी से गुजारिश है, क्या मैं पार्टी लाइन से बाहर हूँ, पार्टी लाइन के खिलाफ हूँ, या बाकी की सारी जमात पार्टी लाइन के? मेरे इख्तिलाफात ही यही है कि आप पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। अब पार्टी लाइन से मैं अलग इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मैं अकेला हूं। तो ये तो फिर ज्यादती है कि आपको नंबर्स पे तोला जाएगा, उसूलों पे नहीं। अगर वो सारी पार्टी एक तरफ अपने एजेंडा से मुकर रही है, अपने मैनिफेस्टो से मुकर रही है, लोगों के मैंडेट से मुकर रही है, अपने प्रोमिसेस से मुकर रही है, मगर चूंकि वो सब के सब एक साथ है और जमात में और झुंड में है, तो वो पार्टी लाइन है। मैं यहां से एक तरफ अकेला हूं, मगर पोल प्रोमिसेस, लोगों के साथ वादे जो किए उस पर काम कर रहा हूं, पार्टी का जो एजेंडा है उस पर काम कर रहा हूं, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस पर काम कर रहा हूं, मैनिफेस्टो याद दिला रहा हूं। और उसी वजह से मेरी जो इख्तिलाफात होते हैं पार्टी के साथ, क्योंकि मैं अकेला हूं, बावजूद इसके कि मैं पार्टी एजेंडा पे, पार्टी पॉलिटिक्स पे, ये पार्टी प्रोमिसेस पे, पार्टी आइडियोलॉजी भी और पोल प्रोमिसेस पे काम कर रहा हूं और याद दिला रहा हूं, मगर चूंकि मैं अकेला हूं इससे मैं पार्टी लाइन के खिलाफ। ये किस तरह का इंसाफ है? इसलिए ये अगर इस तरह से लोग एसेस करना शुरू करें तो फिर तो बददियांती आम हो जाएगी। क्योंकि अगर झुंड में लोग बददियांती करे तो बददियांती जस्टिफाई हो जाती है। अगर अकेला इंसान दियानत के साथ काम करे मगर चूंकि अकेला है तो वो गलत है। तो नंबर से आप सही और गलत का इसका डिसीजन लेंगे, तयन करेंगे, नंबर्स नहीं। आप मेरी सियासत में या जो मैं कर रहा हूँ इसमें आप मुझे बताइए कि मैं पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ कहाँ पे जा रहा हूँ, पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ कहाँ पे जा रहा हूँ, पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ कहाँ पे जा रहा हूँ, पार्टी के वादों के खिलाफ कहाँ पे जा रहा हूँ। अगर किसी एक अकाउंट पर मैं कहीं पे पार्टी के इन चीजों के खिलाफ जा रहा हूँ, आप तब मुझे कहिए कि मैं पार्टी लाइन से बाहर हूँ। मगर आपके या किसी भी मैं कह सकते हैं कोई इसलिए कह पा रहा है क्योंकि मैं अकेला हूं, और अगर दूसरी तरफ से पार्टी आइडियोलॉजी के खिलाफ काम हो रहा है, एजेंडा के खिलाफ काम हो रहा है, पार्टी प्रोमिसेस, पोल प्रोमिसेस को लोगों के साथ जो वादे किए हैं उसको बुलाया जा रहा है, मैनिफेस्टो को बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो झुंड में कर रहे हैं इसलिए सही है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मोर देन 40 एमएलएज, वो क्यों नहीं बात कर पा रहे? ये हमसे आप सवाल कीजिए, ठीक है, मैं उनका जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं कयास लगा सकता हूँ, कयास सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
शायद इसलिए क्योंकि वो डरते हैं, शायद इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम बात करना शुरू करें तो कैबिनेट एक्सपेंशन जो होने वाला है मगर हो नहीं रहा है, तो उसमें हमें कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग जो कैबिनेट में है वो दे आर ट्राइंग टू बी लॉयल देन द किंग्स, वो हद से ज्यादा मेरे खिलाफ बातें करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो मेरे खिलाफ बातें करके अपनी कैबिनेट बर्थ को थोड़ा सा बचा सकेंगे और मजबूत रखेंगे। उनके बॉसेस खुश हो जाएंगे, उनको कहेंगे शाबाश अब आप इस कुर्सी के परमानेंटली लायक हो। तो और इस तरह के लोग भी कुछ जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो हमारे जम्मू रीजन से ही बातें करते हैं, पुंछ से इलेक्शन से पहले। अभी हाल ही आपने बयान देखा है पुंछ वाले जावेद राणा साहब का? छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेना उनका। अब इलेक्शन से पहले मुझे छोड़िए, मेरे पीए के फोन पे मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा कितने कॉल्स है इलेक्शन के दौरान। अच्छा, ऐसा है कि इन्हें मेहरबानी करके कहिए मेरे यहाँ कैंपेनिंग के लिए आए। सीरियसली? फिर पार्टी में मैं इंडिविजुअल्स का नाम दूंगा जो मेरे कैंपेनिंग का शेड्यूल बनाते थे उस वक्त, कैलेंडर। अच्छा, उनका नाम दूंगा, उनको उनसे पूछिए कि कितनी बार पूछा कि मेहरबानी करके इन्हें मेरे यहाँ कैंपेनिंग के लिए भेज दीजिए, क्योंकि मैं वैली में कैंपेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा बिजी थे। हाँ, मैंने खुद आपको देखा है। पाया। फिर मैं उसी पीए के, मेरा छोड़ ही दीजिए, पीए के फोन पे उनकी मैसेज और फोन दिखाऊंगा। मेहरबानी करके, अब चूंकि ये खुद नहीं आ पाएंगे, मेहरबानी करके इनका एक वीडियो भिजवा दीजिए 1 मिनट का मेरे लोगों के लिए, ताकि ये पूछ में मेरे लिए वोट मांगे। वो वीडियो भेजा। वो तो कल कह रहे थे कि वो बेजान है। वीडियो भेजा, तब मैं बेजान नहीं था। ठीक है, कमाल है। मैं दिल्ली का एजेंट नहीं था। कमाल है सर। तब ये बात थी कि इनका कैंपेन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ सर, क्योंकि ये लोगों की बात करते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में लोगों के कश्मीर के लिए लड़ते हैं, जो कश्मीर के लिए लड़ते हैं। तब मैं जो दिल्ली में कश्मीर के लोगों के लिए लड़ता था और ये बात कहने से उनको वोट मिलते थे। आज बकौल उनके मतलब इंसान खुदा के खौफ से कितना दूर हो जाता है, खुदा का खौफ ही उनके जमीर में नहीं रहता अपनी कुर्सी के लिए। आज मैं दिल्ली का एजेंट हूँ। आज मैं दिल्ली का एजेंट हूँ। कल ये कहने से कि आप मेहरबानी करके मेरे लिए वीडियो भेज दीजिए अगर खुद नहीं आ सकते, आप दिल्ली में लोगों की, दिल्ली के खिलाफ लोगों के लिए लड़ते हो, ये बात बोलने से उनको कुर्सी मिलती थी, तब वो बात करते थे। आज यही बात उसी शख्स के खिलाफ ये बोलने से कि ये दिल्ली का एजेंट है, ये कोई है नहीं, ये कौन है, कौन है? हाँ, ऐसे कौन है। हाँ, ठीक है, तो कौन है कल ही कहते थे कैंपेनिंग के दौरान। आज वो कहने से ये कौन है, ये दिल्ली का एजेंट है, इसकी हैसियत ही क्या है, उसकी कुर्सी बचती है, क्योंकि उसका बॉस खुश हो जाएगा। हाँ, उसकी कुर्सी बचती है। तो कुर्सी के लिए कल कुछ कर सकते हो और आज उसका उल्टा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी बच जाती है या कुर्सी मिलती है। तो इस तरह के लोगों से आप चाहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये उसूलों की लड़ाई लड़े। सर, मैंने एक बड़ा स्टेटमेंट। अच्छा, जब ये इलेक्शन जीत के आए, अच्छा, जब ये इलेक्शन जीत के आए, ठीक है, वही पूंछ वाले। हाँ, जब ये इलेक्शन जीत के आए, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक ठीक, बताइएगा, मजा आ रहा है सर। मेरे घर पे मैं आपको कुर्सी दिखाऊंगा जहां पे ये बैठे थे, वहां पे इनका निशान अभी भी होगा। माशाल्लाह, सेहत है, तंदुरुस्त है, वहां पे इनका निशान अभी भी होगा। इलेक्शन जीत के आए तो मेहरबानी करके आप मुझे मिनिस्टर बनवा दीजिए। अच्छा, हाँ, सीरियसली सर? हाँ, ये आपको कह रहे हैं कि मुझे मिनिस्टर बनवाइए? हाँ, बहुत सारे ऐसे थे, तो मुझे मिनिस्टर बनवा दीजिए। अच्छा, मैं लोगों का नाम भी कभी लूंगा, इस वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि शायद उनके लिए ठीक ना रहे उनको। फिर सर नाम ले लीजिए, मेरा पॉडकास्ट हिट हो जाएगा। मिनिस्टर बनवा दीजिए। फिर उन लोगों को, चूंकि वो मैं भी उनकी कदर करता हूँ, शायद इनके भी नजदीक है, उनको भेजते रहे कि इन्हें मिनिस्टर बनवा दीजिए। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिलने चाहिए, ये तक भी डील कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। डील क्या होगी? अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, तब ये नहीं था कि ये कौन है। ठीक है, अच्छा, इससे ज्यादा अब मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं क्या हुआ। सर कुछ रहा नहीं है वहां पे। आगा साहब, जी। तो तब इनको मिन्नतें करने से कुर्सी मिलती थी, तो मिन्नतें करते थे। तो आज आप मेरी मुखालफत करने से वही कुर्सी बच जाती है, तो आज मुखालफत करते। इस तरह के लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि ये उसूलों की लड़ाई लड़े और मेरे साथ चले या लोगों के साथ चले, ये उम्मीद ही नहीं है सबसे।
हाँ आगा साहब, आपको याद होगा कि एक टनल का उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुई थी सोनामर्ग में। वहां पे आपकी भी चेयर लगी हुई थी, लेकिन आप वहां पे गए नहीं थे उस इनॉग्रेशन में। और आपने ये भी देखा कि वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज मौसम भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहा है और हमें लगता है कि स्टेट मिलेगा। तो आप वहां पे क्यों नहीं गए उस इनॉग्रेशन में? और जो वहां पे वो बयानबाजी की उमर साहब ने, आप उसे कैसे देखते हैं? या तो मुझे वहां पे बात करने का मौका मिलना चाहिए था और लोगों की बात करने का मौका मिलना चाहिए था। तो वो चाहे प्राइम मिनिस्टर को पसंद होता या नहीं पसंद होता तो ठीक है, मैं जाता। अगर वही सब कुछ करने के लिए जाना था जो उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, हाँ। तो मुझे लोगों ने उसके लिए वोट नहीं दिया, मुझे लोगों ने उस चीज़ के लिए एतमाद नहीं दिया। मुझे लोगों ने इस स्टेटस को चैलेंज करने के लिए वोट दिया, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली। और वो तब अ, वो जो बातें की गई, आसमान साफ है वगैरह, बादल नहीं है, तो मुझे कम से कम लोगों ने उस चीज़ के लिए एतमाद नहीं दिया और मैं लोगों के एतमाद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने हमसे अनडेमोक्रेटिकली हमारा हक छीना, हमारे प्रोटेक्शन छीने, 370 छीना, हमारा स्टेटस डिग्रेड किया और ये सब चीज़ें हम पे मुसल्लत की। तो या तो वहाँ पे उन चीज़ों के खिलाफ लोगों की रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए था, जो मुझे बताया गया कि नहीं मिलेगा। तो मुझे कोई किसी का इस्तेमाल करने का या किसी का चेहरा देखने का कोई शौक नहीं था, किसी की तारीफ़ें करने का कोई शौक नहीं था। तो इन सबसे बड़ी बात, अहम जिम्मेदारी हमारी ये है कि टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, टू रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल जिनसे आपने वोट लिया। तो इसी सर वजह से सर वोट 370-35A के नाम पे लिया था, लेकिन अभी तक 370-35A की बात नहीं हो रही है सर। सिर्फ कह रहे हैं कि स्टेट दे दीजिए तो हम सारे वादे ये पूरे आपके कर देंगे। लास्ट वो उस वाले सवाल का जवाब है कि अगर रिजर्वेशन का मसला हो, 220 यूनिट्स वगैरह, ये उसका जवाब है कि मेरी लड़ाई जो है ये नहीं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन सब चीज़ों के लिए वोट नहीं दिया। ये मेरा सवाल है इनसे कि अगर आपने मैनिफेस्टो में, हम सभी ने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट्स का वादा किया था, उस पर अमल करना चाहिए। आपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का वादा किया था रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, उस पर आपको अमल करना चाहिए, या तो प्रॉमिस ही नहीं करना था। वो चीज़ें अपनी जगह है, रूटीन गवर्नेंस अपनी जगह है, रिजर्वेशन एक अर्जेंट इशू है क्योंकि इसका असर जनरेशन पे पड़ेगा। उसकी अहमियत समझ के उस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। मगर मसला इससे बढ़कर है, 370 और 35A वगैरह का जो पॉलिटिकल मैंडेट है लोगों का, जिसके लिए वोट दिया है। हाँ, हमसे जो प्रोटेक्शन छीनी गई, हम तब तक स्टेटस को के खिलाफ है जब तक वो प्रोटेक्शन हमें ना मिले। और कोई भी चीज उससे नीचे सरेंडर, हम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो इन सब चीजों से, ये 200 यूनिट्स वगैरह वगैरह, गैस सिलेंडर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी और बहुत बड़ी लड़ाई है। तो मैं उम्मीद करता था कि इमीडिएटली जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बाद मुझे मैंडेट मिला, मैंने उन्हीं लाइंस पे काम करना शुरू किया। उसी तरह से फिर असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद पूरी पार्टी ही, फिर मैं अकेला नहीं हूँ, फिर पूरा इंस्टीट्यूशन, पार्टी, गवर्नमेंट, एमएलए वगैरह, असेंबली, सब कुछ इंस्टीट्यूशनली फाइट करेगी रिटर्न के लिए। कैसे, मैंने वो बहुत सारे इंटरव्यूज में और पॉडकास्ट में वो बात एक्सप्लेन की है, मैं दोहराऊंगा नहीं। पर बात इतनी कहूंगा कि हमारा असली मकसद जो है वोट का, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें दिया, वो हमारे स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन की वापसी के लिए। जब तक पार्टी उस लड़ाई को नहीं लड़ेगी, ये सब कुछ ये सेकेंडरी है। वो तो कह रहे हैं सर हमने रेजोल्यूशन असेंबली में पास कर दिया स्पेशल स्टेटस का। बहुत अच्छी बात है, वो रेजोल्यूशन पास किया, उसकी लैंग्वेज पे डिस्कशन हो सकता है, चलिए उसकी लैंग्वेज पे भी डिस्कशन ही करेंगे। उसके बाद क्या, हमें उस रेजोल्यूशन आपने भेजा, उसके बाद क्या हमें 100 साल तक इंतजार करना है कि उसका जवाब कभी आएगा या नहीं? तो अल्टरनेट क्या है सर? पुश करने के लिए आपने क्या किया? चलिए मेरे साथ ही 370 वापस कैसे आ सकता है? मैंने इस पे बात की है, मैं फिर से वो नहीं दोहराऊंगा। चलिए मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं, इतने सारे एमपीज है वो आपके, इतने सारे एमएलए हैं, और आप चीफ मिनिस्टर है, आपके पास कैबिनेट है, सब मिलके जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, उनसे एक डिमांड करते हैं कि पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान जो हमने रेजोल्यूशन भेजा है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की असेंबली से, उस रेजोल्यूशन पे हम डिमांड करते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन।
इतना तो कर ही सकते हैं, एक स्टेप तो उठा ही सकते हैं, हो सकता है। इतना भी नहीं करना है क्या? रेजोल्यूशन कर दिया, हमने रेजोल्यूशन की फाइल जो है एलजी के पास भेज दी, फिर एलजी की मर्जी जो करे वो करे, तब तक क्या? इसी तरह से रेजोल्यूशन हमने असेंबली से भेज दिया, फिर उसके बाद क्या? अगर वो उस पर कुछ कर नहीं रहे तो आप कुछ तो करें। 317 आपने कहा कैसे वापस आएगा? आपने कितने एलआई से बात की? आपने डीएमके से बात की, आपने टीएमसी से बात की, आपने अखिलेश यादव से बात की, समाजवादी पार्टी से, आपने कांग्रेस के साथ डायलॉग शुरू किया इस बात पे। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि हम 370 के हवाले से शायद इस तरीके से बात नहीं कर सके, विच आई डोंट एग्री। किसी चीज पे वो बात करने के लिए तैयार है, किसी चीज पे वो राजी है, किसी चीज को कहते हैं कि शायद इस तरह से बात नहीं करेंगे, उस तरह से बात करेंगे। जो वो कहते हैं कि उस तरह से हम इस बारे में बात करें, वो तो सुने। तो 370 को अगर आप यू टर्न इट इनटू अ नेशनल इशू बाय डिमांडिंग फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, फेडरल गवर्नेंस फॉर इंडिया, तो आपकी सारी जो प्रोटेक्शन है 370 में वो उसमें शामिल हो जाती है। और आप न सिर्फ कश्मीर के लिए, आप पूरे हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आप तब अकेले नहीं है, आपके साथ टीएमसी है, आपके साथ डीएमके है, आपके साथ आप कांग्रेस को भी तैयार कर सकते हो उस चीज के लिए। और आपके लिए, आपके साथ बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज के लिए तैयार हो सकती है कि अगर आप फेडरल इंडिया की बात करें, विच इज ऑल अबाउट जो 370 हमें मिला, जो प्रोटेक्शन हमें मिली थी, वही प्रोटेक्शन बहुत सारी स्टेट्स एस्पायर करती है। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के पास बहुत हद तक है, पंजाब भी। क्या हम इनके साथ बैठे हैं, इन पार्टीज के साथ बैठे हैं? क्या हमने कोई कैनवसिंग की है, लॉबिंग की है, इंटरेक्शन किया है, रोड मैप बनाया है? कहीं पे पता चला है कि ये इस हद तक हमारे साथ आने के लिए तैयार है, इस हद तक शायद यहाँ पे इनकी कोई रिजर्वेशन, उनको एड्रेस करे, उसकी लैंग्वेज पे हम बात करें, डिस्कशन। सर कई सारी ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज इनमें से हैं जिन्होंने अपना वोट दिया 370 को हटाने के फेवर में। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? आम आदमी पार्टी की बात कर लें, 2 आम एमपी। आदमी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। सर वो भी तो अलायंस का पार्ट हो सकता है। ठीक है, वो अलायंस का पार्ट है, इस बात पे साथ नहीं आ सकते, ना आए। मगर मैंने बहुत सारे ऐसे फोर्सेस, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सिर्फ अप्रोच करने की जरूरत है, अप्रोच करने की जरूरत है। ठीक है, वो कहेंगे कि हम 370 पर से हम इस पे बात ना कर सके। आप बताइए कि फेडरलिज्म पे हम बात करेंगे, आप फेडरल इंडिया पे आप बात समझ पा रहे हैं? हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। तो जो प्रोटेक्शंस हमें मिली थी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जो हमारी आइडेंटिटी थी, पहचान थी, यही प्रोटेक्शंस बहुत सारी स्टेट्स मांग रही है आज। और कई सारी के पास स्पेशल है भी सर। और है भी, हिमाचल आपके बहुत ही नजदीक की रियासत है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पे आज भी परमिट दे के हमें ट्रैवल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आप बात करना शुरू करें तो 1000 रास्ते निकल सकते हैं। जब आप बात ही नहीं कर रहे, जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आपका जवाब ये है कि जब तक बीजेपी है तब तक वापस नहीं आएगा। ठीक है, जब बीजेपी 10 साल तक रहेगी, 20 साल तक रहेगी, 20 साल तक आप इसकी बात ही नहीं करोगे, उसका मतलब ये है कि आप स्टेटस को लेजिटिमाइज करोगे, नॉर्मलाइज करोगे। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद ही आपने स्टेटस को नॉर्मलाइज किया है। दूसरी फोर्स, जब आपने खुद चैलेंज नहीं किया, दूसरी फोर्स आके इस स्टेटस को क्यों चैलेंज करे? हाँ ये बात तो सही है सर। वो क्यों चैलेंज करे? वो अपने लिए सरदर्द क्यों उठाए? जब जो असली पार्टी है, जिनको ये सरदर्द उठाना था, उसने ही नहीं उठाया, तो वो आके क्यों उठाया जब आपने नॉर्मलाइज किया है? तो दिस इज द टाइम, जिसने लिया है, चोर ने जब चोरी की है, दैट इज द टाइम आप शोर उठाओ। ठीक है, आपको चोर वापस नहीं देगा, बट दैट इज द टाइम आप शोर उठाओ। चोर ने चोरी की है, उसका मतलब ये नहीं है कि चोर ने चोरी की है, मैं शोर भी नहीं उठाऊंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। आप एफआईआर करने तो जाते हैं ना, जाते हैं, हमसाया से मिलने तो जाते हैं ना, कंप्लेंट तो अपनी करते हैं, ठीक ना, तो अब शोर तो उठाते हैं ना। अगर आप वो सब ना करें, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद होगा क्या? क्योंकि आपने वो चोरी होने दी, आप राजी थे, आपने उसके खिलाफ कोई बात की नहीं, आपने उसके खिलाफ कोई इकदाम किए नहीं, वो नॉर्मलाइज हुआ। 10 साल के बाद आप कहेंगे किसी को, जो भी शख्स यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश करता है उस पर कोई ना कोई टैग लगा दिया जाता है। बीजेपी ने माजी के 3-4 सालों में एक अच्छी पॉलिटिक्स प्ले की है कश्मीर में। अल्ताफ बुखारी की तंजीम को लाया, ग्रुप बी का नाम देकर बहुत जल्दी अवाम में एक्सपोज कर दिया। आजाद साहब आए, ग्रुप डी का नाम देकर उन्हें साइड कर दिया। सज्जाद लोन आए,
वही हालत हुई उनकी भी, और कई सारी तंजीमों को काम करवाने के बाद उन्हें साइड कर दिया। जब से आपकी आवाज उठी है और जब से आपने अपनी आवाज जम्मू कश्मीर के अंदर उठाना शुरू की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये मान लें कि आगा साहब के भी किसी के साथ कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, किसी के करेंगे साथ? कोशिश, इनफैक्ट शुरू कर कर चुके कहीं हैं। मरकज की हुकूमत ये कोशिश करे आप पे? मतलब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे टैग टैग दे और मेरे बारे में बदगुमानी फैलाए कि बीजेपी के लिए काम करता है या बीजेपी का काम करता है। जो जो नाम आपने लिए उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी किया है, वो अलायंस में भी थे बीजेपी के साथ, और मैंने कभी उन पर ये तोहमत नहीं लगाई है। मैंने उस बात को दोहराया जो उन्होंने खुद की है। अलायंस में थे, खुद कहा हम बीजेपी के साथ है। या सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की सियासत थी उनकी, स्टेटस को नॉर्मलाइज करने की सियासत थी उनकी। मेरी लड़ाई जो या इख्तिलाफात पार्टी के साथ है वो इसी बात पे कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ क्यों नहीं रहे। आप भी उसी तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन वगैरह वगैरह जितने भी, आप वो बिहेव क्यों कर रहे हैं। लोगों ने हमें एतमाद दिया है इस ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए। मेरी लड़ाई या इख्तिलाफात जो पार्टी के साथ है वो इस बात पे कि हमने जो लोगों को वादे दिए हैं हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे, उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे। तो उन उन सभी की सियासत यही थी कि जो हुआ वो हो चुका, स्टेटस को नॉर्मलाइज करते हैं। उन सभी की सियासत ये थी कि बीजेपी भी एक अच्छी खासी पार्टी है, उसके साथ भी जाया जा सकता है, वो अछूत नहीं है, हम उनके साथ भी हो सकते हैं, जो कि उन्होंने किया भी। और मैंने उस पर जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जो असेंबली इलेक्शन में मैंने कैंपेनिंग की, मैंने उसी चीज़ को चैलेंज किया कि इस रियासत में हम बीजेपी को हकीकत बनने नहीं देंगे। एक एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी को जो लोगों को मजहब के बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट करती है, पोलराइज करती है, फिर तबकों को सोसाइटीज में तबकों के बुनियाद पे, कास्ट के बुनियाद पे पोलराइज करती है, जो इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करती है, जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है, उस पार्टी को हम जम्मू कश्मीर में पनपने नहीं देंगे, यहाँ आने नहीं देंगे। ये मेरी लड़ाई थी जो मैंने लड़ी। तो उनकी लड़ाई ये थी कि वो भी एक हकीकत है, वो भी सही है, हम उनके साथ है, वो उनके साथ भी जा सकते हैं। तो मैं आज भी उसी लड़ाई पे मेरे इख्तिलाफात पार्टी के साथ यही है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ो। हाँ लड़ो, हम अल्ताफ बुखारी क्यों बन रहे, उमर साहब कह रहे मैं लड़ रहा हूं, क्यों बन रहे, तो मुझ पे ये इस तरह की तोहमत क्यों कैसे लगा सकता है कोई। सर आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि तोहमत लगाने वाली जो बात आपने की है, ये तो आपने बड़ी क्लियर वजाहत की। क्या आगा रुल्ला मैदी की आइडियोलॉजी कभी बीजेपी के साथ मैच हो सकती है, या मुस्तकबिल में आगा रुल्ला मैदी बीजेपी को लेकर कोई अपनी पॉजिटिविटी का इजहार कर सकते हैं? ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आज आवाम को, बार बार ये ना कोई कहे कि आगा साहब का किस तरह से हो सकती है पॉजिटिविटी और किस तरह से मैच हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, वो नाजी जर्मनी की जो हिटलर पार्टी आइडियोलॉजी थी वही, जिसमें मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को एक खास मजहब और आइडियोलॉजी का पाबंद समझा जाता है, सबऑर्डिनेट समझा जाता है, जिसमें सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस गाली समझी जाती है, जो इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट में, जो चाहते हैं कि मुसलमानों के पास या माइनॉरिटीज के पास दूसरों के बराबर राइट्स ना हो, इनके राइट्स महदूद हो, सेकंड क्लास सिटीजन हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके हाथों में इंस्टीट्यूशंस का खून है। मैं उस पार्टी के साथ, मतलब आपने ये सवाल पूछा भी कैसे, मेरी लड़ाई उस आइडियोलॉजी के साथ। बहुत अच्छा। आई बिलीव इन एन इंडिया जहां पे वादा दिया गया हमें कि ये डेमोक्रेटिकली चलेगा, ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पे जस्टिस होगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी की कदर की जाएगी, ये प्लूरल होगा, सेक्युलर होगा, यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज होंगे, यहाँ पे इंसान को आज़ादी होगी अपने मजहब पे अमल करने की, अपने कल्चर पे अमल करने की, अपने कल्चर को बचाए रखने की, आइडेंटिटी को बचाए रखने की, अपने फैसले लेने की,
हर किसी के लिए ये मुल्क बराबर होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रीजनल आइडेंटिटी से हो, अपॉर्चुनिटीज बराबर की होगी। मुल्क हर किसी के लिए होगा, मजहब किसी पे थोपा जाएगा नहीं, मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो जुडिशरी आएगी उसके रेस्क्यू में। अगर गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कभी लोगों के साथ ज्यादती करना शुरू करे तो जुडिशरी पकड़ेगी। पकड़ती है सर। मैं वही कह रहा हूं ना, तो बीजेपी ने इन सभी चीजों पे कंप्रोमाइज किया। अच्छा। ये सारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर किए, कंप्रोमाइज किया। इलेक्शन कमीशन की आप हालत देख लीजिए, जुडिशरी की आप हालत देख लीजिए, मीडिया की आप हालत देख लीजिए। तो मेरी आइडियोलॉजी वो वाला हिंदुस्तान है, बीजेपी की आइडियोलॉजी ये वाला हिंदुस्तान है। अच्छा। तो ये दो कैसे एक हो सकते हैं? ये दो एक हो ही नहीं सकते। नहीं, आपने हालिया वंदे मातरम को भी लेकर थोड़ा सा स्पीच दे दी थी, उसमें भी बवाल हो गया। कई सारे लोग वहां चले जाना चाहिए अगर उन्हें वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत हो रही है। तो वंदे मातरम को लेकर जो आपने कहा था वो किस क्या था, क्या कहा था सर वो आपने? वंदे मातरम जो मैंने उस वक्त भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी भी मुझे नहीं कहता कि आप मजबूर हो गाने के लिए। तो वो होता कौन है वो रास्ते चलता इंसान कोई भी ये मुझे कहे कि इसको गाना चाहिए वरना पाकिस्तान चला जाए? वो होता कौन है? वो भी उसी हिंदुस्तान का बाशिंदा है, मैं भी उसी हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ। हम सभी पाबंद है इस चीज़ के। वी इन दिस कंट्री वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये किसी पे ऑब्लिगेटरी नहीं है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ना गाए वो कम हिंदुस्तानी नहीं है, वो कम सिटीजन नहीं है। वो भी कुछ लोग आज बराबर इसी बुनियाद पे नेशनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसके लिए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी है, डायरेक्शंस दी है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सुनूं, कोर्ट की सुनूं, या उस गुंडे की सुनूं? क्योंकि वो बीजेपी के साथ वाबस्ता है और इस वक्त उस गुंडे की पार्टी की हुकूमत है पूरे मुल्क में। तो मैं उसके हिसाब से चलूं? कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बताएगा कि कौन किस तरह का सिटीजन है, या गुंडा मुझे बताएगा कि कौन किस तरह का सिटीजन है? वंदे मातरम में आप वंदना से वंदे को लेते, लफ्ज वंदे को लेते, एंड यू कंक्लूड, यू imply कि we pray the deity, mother deity, which is mother India. हम हिंदुस्तान जो हमारी इस सोच के मुताबिक जो माता है हम उसके सामने नमन करते हैं या इबादत करते हैं। अच्छा, इस्लाम में इट्स अगेंस्ट दी शिर्क। हम कुरान में एक आयत है, ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है, अल्लाह ताला के साथ किसी जात को शरीक ठहराना इबादत के लिए। तो तौहीद के तसव्वुर और तौहीद के अकीदे के खिलाफ है ये। अब मैं क्या करूं? मजहब कहता है कि, दीन कहता है कि शिर्क मत करो। हिंदुस्तान जो मेरा मुल्क है वहां पे एक नेशनल सॉन्ग लिखा है, तो या तो मुझे वो नेशनल सॉन्ग गाना है और नेशनल सॉन्ग गा के अपने अकीदे के खिलाफ जाना है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है शिर्क करना मेरे अकीदे के खिलाफ, अकीदे के मुताबिक। या तो मुझे अकीदे पे अमल करना है और ये कहना है कि ये मैं मानता नहीं हूं। तो आईन कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन यही मुल्क कहता है कि कोई बात नहीं है। अगर ये कोई भी चीज गाने से किसी भी मजहब के अकीदे के खिलाफ कोई बात होती है, यू हैव अ चॉइस एंड यू हैव अ फ्रीडम। तब आप अपने अकीदे के हिसाब से, अपने दीन के हिसाब से, मजहब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जैन हो, अपने अकीदे के हिसाब से अमल करो, आपको आजादी है। और आप वो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं है। और अगर आप वंदे मातरम नहीं गाते हैं, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई कम सिटीजन नहीं है, कोई आपसे ज्यादा नहीं है। तो ये बात मैंने कही। और अगर कोई गाता है, ये दिस इज आवर व्यू पॉइंट, ठीक है, हम नहीं गा सकते क्योंकि ये क्लैश है किसी एक चीज। उससे ये मुराद नहीं है कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ हूं, अपने मुल्क के खिलाफ हूं। उससे ये भी मुराद नहीं है कि अगर कोई गाना चाहता है मैं उसकी इज्जत नहीं करता हूं। आप गाइए, अगर आप गाना चाहते हैं आप गाइए, मैं आप गाते हैं, मैं उसका एहतराम देता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि ये नेशनल सॉन्ग है,
किसी पर्पस किसी वजह से मैं गा नहीं सकता हूँ, मेरा फेलो सिटीजन तो गा सकता है, मैं एहतराम देता हूँ। नेशनल एंथम जब गाया जाता है हम खड़े हो जाते हैं, आप कहो नेशनल सॉन्ग के लिए भी खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर आईन ही यही कहता है कि मुझे भी मजबूर मत करो आप। उसके जवाब में कोई गुंडा सड़क पे ये कहेगा कि गुंडा चाहे सड़क में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट में कोई गुंडा कहेगा कि पाकिस्तान चले जाओ, ये जवाब थोड़ी है, और उससे थोड़ी कोई पाकिस्तान चला जाएगा। और एक बात मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, वो एंटी नेशनल बात नहीं है, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए, क्योंकि हम जब चले जाएंगे हम चले जाएंगे सही है, थोड़ी चले जाएंगे। हकीकत है। ये एंटी नेशनल बात नहीं करते कि जब वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चला जाए। हाँ, ये तो सच कह रहे हैं आप सर। डिमोलिशन ड्राइव भी हुई, यहाँ पे जर्नलिस्ट का भी घर तोड़ दिया जम्मू में। एलजी साहब कह रहे हैं मैंने नहीं तोड़ा, सीएम साहब कह रहे हैं मैंने नहीं तोड़ा। कश्मीर में भी डिमोलिशन हुई ऐसे ही कई जगहों पे। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वली वारिस कौन है सर? एलजी अपने सर पे जिम्मेवारी नहीं ले रहे, सीएम अपने सर पे जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ये तीसरा शख्स कौन आके डिमोलिशन करके चला गया? हर कोई अपने कंफर्ट जोन में है, कोई इस चीज को चैलेंज ही नहीं करता। ठीक है, इस बात का जवाब ये है कि हमें नहीं पता। ये पता करने के लिए असर्ट कौन करेगा? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो असर्ट क्यों नहीं करेगी? चलिए आप असर्ट कीजिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, लड़िए तो सही स्टेटस के लिए, स्टेटस को तोड़ने के लिए, चीजों को पुश करने के लिए असर्ट तो करो, लड़ो तो सही। आप ही लड़ो, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, हम सब आपके पीछे पीछे आएंगे। ये आप स्टेटस को में कंफर्ट जोन कैसे ढूंढ पाते हैं? आप कंफर्टेबल कैसे है? हमने मांगा है, पता नहीं कब हमने मांगा, हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, हमने रेजोल्यूशन असेंबली से भेज दिया है, हमने रिजर्वेशन का कैबिनेट डिसीजन भेज दिया है, हमने बिजनेस रूल्स के लिए मांगा है, हमने स्टेटहुड के लिए मांगा, हमने 370 के लिए मांगा है, बोल दिया है। बुलडोजर से घर तोड़े जाते, हमने नहीं तोड़ा, हमने पूछा जवाब नहीं दिया जाता, हमें लगता है एलजी ने तोड़ा है, हमने पूछा जवाब नहीं दिया। जब तक जवाब नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो? आप असर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जब बुलडोजर्स आए, किसने रोका हमारे चीफ मिनिस्टर को वहां पे जाने से? जब वो घर तोड़े गए, किसने रोका हमारे मिनिस्टर्स को वहां जाने से, वहां पे बैठ के ये जवाब मांगने से? ये किया किसने? चीफ मिनिस्टर अगर वहां पे एक ही दिन बैठता और ये जवाब मांगता कि ये किया किसने, बात साफ हो जाती ना। ये असर्ट करने से रोकता कौन है? ये लड़ाई लड़ने से रोकता कौन है? गांधरबल में जब बुलडोजर चले, ठीक है आपने नहीं कराया, आप बैठ के, आपकी कैबिनेट बैठ के, चीफ मिनिस्टर बैठ के, कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ के 1 दिन 2 दिन ये पूछ तो सकते थे ना कि ये बताओ किया किसने, मुझे जवाब दो, बात साफ तो हो जाती ना। असेंबली से आपने रेजोल्यूशन भेजा, वो गया कहां है, कहां? उस पर बात शुरू क्यों नहीं होते? दिल्ली में बैठ के आप ही बैठो, मैं आपके पीछे बैठूंगा, अगर आप में हिम्मत नहीं है मेरे पीछे बैठो, आओ बैठे तो सही, लड़े तो सही, पूछो है कहां, हुआ क्या, उस पर डिस्कशन तो शुरू करो। ये कंफर्ट जोन में बैठ के स्टेटस को नॉर्मलाइज करना, इसके साथ मुझे दिक्कत है। आपको वोट इसलिए नहीं मिला कि आप चीजों को नॉर्मलाइज करें और ये कहे कि हमने भेजा है, हमें नहीं पता किसने तोड़ा है। ये पता करने के लिए आपको वोट मिला है कि किसने तोड़ा। अगर आपने घर बुलडोजर नहीं चलवाया, किसने चलवाया, आपको वोट इसीलिए मिला। आप घर के सामने बैठिए, पता कीजिए, तब तक मत उठो जब तक इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, जवाबदेही ना हो, और ये सब चीजें रुके ना। जब तक रेजोल्यूशन का जवाब नहीं आता, असर्ट कीजिए। सर ये रेजोल्यूशन के जवाब पे और असर्ट पे एक बात याद आई मुझे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ये जो तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, जिन ग्रास रूट्स मुद्दों पे डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आपको लगता है कि ये शेख साहब की वही बनाई हुई जमात उस लेवल पे है आज जिस पे वो छोड़ कर गए थे, जिस चीज के लिए वो बना कर गए थे? अगर शेख साहब आज जिंदा होते तो क्या वो ये जो काम उमर साहब कर रहे हैं इस काम से खुश होते, मुतमईन होते? काश ऐसा होता, मेरे तो इख्तिलाफात ही नहीं होता, पीछे पीछे चल रहा होता। सीरियसली काश उस तरह का कार्डर होता अभी, जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन था, जो प्रिंसिपल्स पे यकीन करता था, जो आइडियोलॉजी पे अपनी जान निछावर करता था। किए है लोगों ने, खून दिया है। आजकल का जो निजाम चल रहा है, ये कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसकी नजर भी शुरू होती है कुर्सी से, कोशिश भी शुरू होती है कुर्सी से, और खत्म भी होती है कुर्सी। इसकी हरकतें ही कुर्सी के इर्द गिर्द है। इस चीज के लिए तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खून देके ये तंजीम नहीं बनाई थी। हम ही तो कहते हैं ये तहरीक है। तहरीक का एक मुद्दा होता है ना, एक आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव होता है। उस आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव के लिए आप कर क्या रहे हैं? ये तहरीक इतनी छोटी हो गई है, इतने बड़े आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव से लेके ये कुर्सी तक आप पहुंची है।
कुर्सी की कोशिश और कुर्सी के लिए जद्दोजहद को आप तहरीक कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। तो ये हालत हमारी वहां तक आप पहुंची है कि अब है नहीं वो जो बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो बनाई थी, शेख साहब ने जो एनसी। तंजीम छोड़ी थी। दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है कि हम उससे कहीं दूर हैं, इसीलिए तो इख्तलाफ आते हैं। आगा साहब, आप तो रिजर्वेशन की एक जन्म लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप अगर लड़ रहे हैं तो आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपोजिशन के कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे हालिया ही 2 एमएलएज ने या इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि हमें भी हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको सामने रखकर आपके उस नाम के ऊपर वो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस अपोजिशन को ये मैं देख रहा हूँ, ये अपोजिशन को मौका मिल रहा है ना। ये मैं देख रहा हूँ कि वो फायदा उठा रहे हैं। बड़गाम में भी उन्होंने फायदा उठाया लिया ना आपसे, इससे ज्यादा क्या फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे तो रिजर्वेशन का जब इलेक्शन शुरू हुआ था, उससे पहले आप ये सारा ये देख लीजिए, सीक्वेंस देख लीजिए, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इस हद तक, इस स्टेज तक पहुंचा है। अच्छा, जब वोट मांगने थे तभी नीयत पता चलती है कि कौन किस चीज पे बात करना चाहता है, कौन किस चीज पे बात नहीं करना चाहता है, तभी नीयत पता चलती है ना। असेंबली इलेक्शंस जब शुरू हुए, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी इस पे बात की थी, फिर पार्लियामेंट जीतने के बाद पार्लियामेंट में भी इस पे बात की थी, तो कैंपेनिंग में भी की है। हाँ, स्टूडेंट्स को लगा कि शायद मैं सीरियसली इस पे बात कर सकता हूँ और फिर जो अपनी बात पे अमल भी कर सकता हूँ। फिर लोगों ने ये कहा, स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बात की कि इसको आप, जब असेंबली इलेक्शन का ऐलान हुआ, इसको आप कैंपेनिंग का हिस्सा बनाइए और मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाइए। तो मैंने तब पार्टी से बात की, मैंने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना, कैंपेनिंग का भी हिस्सा बना। उसी वक्त पीडीपी से भी लोगों ने मांगा कि आप कैंपेनिंग में और मैनिफेस्टो में इसको अपना हिस्सा बनाइए। और अगर आपको याद हो, उनके एक अभी वो एमएलए है, पार्टी मेंबर ने ट्वीट किया था इलेक्शन के दौरान रिजर्वेशन के हवाले से। तो जो आज चला रहे पीडीपी के, चलाते नहीं है, जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का या मोबिलाइजेशन का कोई फैसला करते तो मैं उनके साथ जुड़ता हूं। जब हम ये मिलके ये सब फैसला करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, तब वो उनको याद आ जाता है, तो अब तब वो खुद को जोड़ते हैं स्टेटमेंट्स के, ट्वीट्स के जरिए उसके साथ। तो उन्हीं मुझे नहीं पता उनको लीडर्स कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, लीडर के बच्चों ने, उस पार्टी के लीडर्स के बच्चों ने अच्छा ट्वीट किया, और पार्टी प्रेसिडेंट ने भी, पार्टी लीडर ने भी ट्वीट किया, और उस बंदे से वो ट्वीट डिलीट करवाया। अच्छा, ये अच्छा वाली बात आप खुद भी चेक कीजिए, वहीद से ट्वीट किसने डिलीट करवाया? वहीद ने ट्वीट डिलीट किया। तो विच मीन्स कि अगर वो इस बारे में सच कह रहे हैं आज, इफ दे वो ऑनेस्ट अबाउट इट, तो असेंबली इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान जब आपके पार्टी मेंबर ने ये ट्वीट किया, आपने उसको डांट के ये ट्वीट डिलीट क्यों करवाया? और उससे भी सवाल, क्या आप एक डांट से डर गए और अपने वादे से ही मुकर गए? हाँ। एक ट्वीट भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। पार्टी प्रेसिडेंट ने उस ट्वीट के खिलाफ, उस स्टेटमेंट के खिलाफ बोला, ठीक है। इस रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन की जो कोशिश थी, डिमांड थी, उसके खिलाफ बोला। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कैंपेनिंग में उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की, बिल्कुल इसके खिलाफ बात की। फिर उन्होंने इलेक्शन हारा, 3 सीट पे आ गए। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, स्टूडेंट्स ने वेट किया, मैंने वेट किया, सबने वेट किया कि इस पे कुछ होगा। जब हुआ नहीं, तो मैंने ट्वीट किया एक बार, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रहा हूँ। तो उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, फिर कुछ महीनों तक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, मगर उस पर कोई हरकत हुई नहीं, अमल हुआ नहीं। तो इसी तरह से पिछले साल विंटर सेशन से ही पहले मैंने कहा था कि अगर कैबिनेट सब कमेटी इस पर कुछ करती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे आपके घर के सामने वगैरह, क्योंकि आपने वादा दिया था। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मैंने छोड़ा नहीं, बुलाया नहीं है, आप आओ, जहाँ पे भी प्रोटेस्ट करना है, मेरे घर के सामने करना हो या कहीं और। इनफैक्ट मैं आपके साथ आऊँगा, चीफ मिनिस्टर के घर जाएंगे, उनसे ये हम मुतालबा करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मतलब आपकी इस डिमांड को छोड़ूंगा नहीं। तो 1 महीने के अंदर अंदर फिर जो वो नौबत आई उस प्रोटेस्ट की, जिसे प्रोटेस्ट कहा जाता है, जो प्रोटेस्ट था नहीं मेरी नजर में, जब नौबत आई, इस सब 1 साल के दौरान ये कर क्या रहे थे? इलेक्शन में ये मुकर गए,
इलेक्शन में इन्होंने साथ दिया नहीं। अच्छा, एक शख्स ने पार्टी प्रेसिडेंट से ऑफिशियल लेटर मांगी थी रेजोल्यूशन, ये जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के हवाले से, आप एक डिमांड कर दीजिए ऑफिशियल लेटर देके गवर्नमेंट को। उन्होंने इनकार किया क्योंकि वो ऑफिशियल स्टैंड बन जाता पार्टी का, उन्हें इनकार किया। अच्छा, फिर वो 1 साल के दौरान क्या कर रहे थे? फिर जब हमने वो मोबिलाइजेशन की, वो आए, ठीक है, आप आए, हमने कदर की, लोग जुड़े, ठीक है। तब से लेके अभी तक आपने क्या किया? 1 साल तब से लेके अभी तक हुआ ना? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। अब स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के, मैं अपनी सर्विसेज देके, उनकी खिदमत में आके ये सब कोशिश कर रहे। आपका काम सिर्फ इतना है कि कोई कोशिश करे, फिर आप उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देके फायदा उठाने आ जाए। तो उनकी ये सियासत मैं देख रहा हूँ, मगर मैं स्टूडेंट्स को खुदा न खास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूँ, कर भी रहा हूँ खुद को। तो अगर स्टूडेंट्स उस चीज का एतराज करे तो ठीक, ना करे तो मैं इस सब चीज में, इस सियासत को नहीं लाऊंगा, मैं इस कंफ्यूजन में इस चीज को नहीं लाऊंगा। तो जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे, जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे, वो मैं भी देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। मगर मैं इस इशू को इन कंफ्यूजन्स में फंसा के इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट टू रिमेन फोकस्ड, ये इशू जिंदा रहे, लोग फोकस रहे, स्टूडेंट्स काम करें अपने हक के लिए, गवर्नमेंट उनको सुने, मसला हल हो जाए। इस दौरान जहाँ पे मसले को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, मैं हर एक तरीके से काम। आए थे मिस्र बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग है अपना, हम तो अपने घर चले। अगर यही हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे और उमर साहब बाज ना आए अपनी उन आदतों से जो आप चाहते हैं, क्या रास्ते जुदा हो सकते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कर सकते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी सियासत का एक पर्पज है, और मेरी डायरेक्शन, मेरी आइडियोलॉजी है, और मेरे प्रिंसिपल्स है, जो हम सभी की है, जिसके लिए, जिस आइडियोलॉजी के लिए हम सभी को वोट मिला। तो मैं उसके पीछे चलता हूँ, किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं चलता हूँ। अगर कोई भटकता है उस उन प्रिंसिपल से, उस रास्ते से, उस आइडियोलॉजी से, तो वो भटक चुका है, वो भटक जाएगा। मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना चल सकूंगा। तंजीम में रहकर ही आप मुद्दों पे बात करते रहेंगे। उस रास्ते पे कैसे चलना है, तंजीम के साथ चलना है या किसी और तरीके से चलना है, मगर उसी रास्ते से चलना है। किसका हाथ थाम के चलना है, किसको हाथ में लेके चलना है, ये सब चीज, ये सेकेंडरी है। ये वो हदफ, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल डिसाइड करें। जिसका हाथ पकड़ के, जिसका हाथ थाम के, या जिसको साथ चला के उस रास्ते पे चला जा सकता है, मैं वो हर एक हाथ थाम के कंटिन्यू करना चाहूंगा। जो हाथ उस रास्ते से भटकाए, मैं वो हाथ छोड़ने के लिए कभी भी तैयार। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं छोड़ दें। मैंने जवाब दे दिया आपको। मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन किस रास्ते पे चलता है, रास्ता डिसाइड करेगा, मैं नहीं, इंडिविजुअल से। आगा साहब, लास्ट फोन कॉल पे कब बात हुई उमर साहब के साथ? याद ही नहीं है। लास्ट कोई मैसेज व्हाट्सएप पे? नहीं, मुझे नहीं याद। फारूक साहब से कोई गुफ्तगू? उनसे एक दो महीने पहले हुई होगी बात, 2-3 महीने पहले। कहा उन्होंने आपको कि ये क्या कर रहे हैं आप? खैर खबर पूछी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। नहीं। उमर साहब और आगा रुहुल्लाह मेहदी वापस हमें एक स्टेज पे कभी नजर आएंगे? रास्ता, इंटेंशन, डायरेक्शन, अमल, वो डिसाइड करेगा। प्रिंसिपल्स डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल्स पे अमल डिसाइड करेगा, मैं नहीं, वो इंडिविजुअल नहीं। ये ना वो डिसाइड कर सकता है, ना मैं डिसाइड कर सकता। अभी उमर साहब ने भी कह दिया कि इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे है। इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे? मुझे नहीं लगता वेंटिलेटर पे। उनको क्यों लगता है वो इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे है? वो बीजेपी मजबूत है, बीजेपी जहां जाती है आसमान साफ हो जाता है, बादल छट जाते हैं। ये आप उनसे सवाल पूछिए। इंडिया अलायंस की जरूरत है हिंदुस्तान को। अगर इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे, तो हिंदुस्तान वेंटिलेटर पे। और अगर इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे, ये पार्ट है ना इंडिया अलायंस के, उसको वेंटिलेटर से निकालने के लिए कर क्या रहे हैं? उसको ठीक करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? या वेंटिलेटर पे अगर ये देख रहे तो ये खुश है कि मर जाए ताकि बीजेपी खुश हो जाए? हाँ। वेंटिलेटर पे है तो हम सभी की कोशिश होनी चाहिए, बचाना है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस बचा तो हम सभी बचेंगे। अगर इंडिया अलायंस या डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सेक्युलर फोर्सेस इस मुल्क में खत्म हो गई,
एक आम इंसान खत्म है। खत्म है ना। उमर साहब ने ये भी कह दिया कि मरकजी हुकूमत हमारी बड़ी जबरदस्त मदद कर रही है, हमें इस बार जो फंड्स मिले हैं वो पहले के मुकाबले में ज्यादा मिले, वरना हम तो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं सरकार के सामने, हमें तो घुटने ही टेकने पड़ते। तो ठीक है, उनसे पैसे लेके हम उनको अपनी गुलामी दे देते, वो पैसों के बदले में हमसे हमारी गुलामी खरीद लेते, हमारे राइट्स हमसे छीने गए, हमारा स्टेटस गिराया गया अनडेमोक्रेटिकली, हमारे प्रोटेक्शंस खत्म है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। डेमोक्रेटिकली इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हुए और हम खुश है कि कुछ पैसे मिले और हमें झुकाया नहीं गया। हम तो झुके हुए, हमारे हाथों में जंजीरें बांधी गई है, हमारे पैरों में जंजीरें बांधी गई है, हमारे हजारों लोग जेलों में बंद हैं, फैसला लेने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उसके बाद आप कहेंगे कि हमें झुकाया नहीं गया। आपकी कौम को जंजीरों में बंद किया गया है और आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे दिए गए और अगर चाहते पैसे ना देते और मुझे झुका देते, ये सब कुछ ठीक है? सब कुछ कहाँ से ठीक है? ये बात आप जाके उन सभी हजारों लोगों के वालिदैन से कहे जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, उन हजारों बच्चों को कहे जिनकी वेरिफिकेशंस, पासपोर्ट हो, जॉब हो, किसी चीज के लिए नेगेटिव आती है क्योंकि उनके रिलेटिव्स में से कभी कोई मिलिटेंट रहा है। उन लोगों को कहिए जिनको आज भी थानों पे बुलाया जाता है, उन हजारों लोगों को कहिए जो हाईवे पे चलते हो और 5 मिनट के बाद उनको रोका जाता है क्योंकि दूसरी तरफ से, उस लेन पे नहीं, दूसरी तरफ से कॉन्वॉय चलनी होती है। हाँ, रोक दिया जाता है श्रीनगर में, और रोक दिया जाता है। उन लोगों के घरों में जाके कहिए जिनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया और आपने तमाशा देखा, सवाल के अलावा कुछ किया नहीं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी नहीं होती है, वेरिफिकेशन नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। उन सभी लोगों से कहिए जो डिप्रेस्ड फील करते हैं, आज इख्तियार ही नहीं है फैसला लेने का लोगों का, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट का। नौकरियां आप देख लीजिए किस तरह से छीनी जाती है कश्मीर के लोगों से। हाँ, रिसोर्सेज कैसे छीने जाते हैं, ना हमारे रिसोर्सेज महफूज है, ना हमारी जमीनें महफूज है, ना नौकरियां महफूज है, ना हमारा दीन महफूज है। आप जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आई, आप एक रेजोल्यूशन नहीं ला सके, आप में वो हिम्मत नहीं हुई, आप असेंबली में रेजोल्यूशन लाए और आप कहते हैं कि मुझे झुकाया नहीं गया क्योंकि कुछ पैसे दिए गए। तो इसका मतलब अगर दिल्ली पैसों के साथ के लिए ही ये सब कुछ करना था तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी को जीतने देना था ना, वो और भी ज्यादा पैसे ले आते, उनको बनाने देना था ना फिर गवर्नमेंट कश्मीर में भी, वो पैसे भी ले आते, स्टेट रोड भी ले आते, सब कुछ। अगर पैसों के लिए ही था तो एलजी चला रहा था ना, तो पैसे आ रहे थे ना, तनख्वाह मिल रही थी ना। हाँ, मिल रही थी। तो अगर इसी चीज के लिए था तो आपने चैलेंज क्यों किया, आपने जिम्मेदारी क्यों ली चैलेंज करने की, आपने वोट क्यों मांगा लोगों से फिर? अल्ताफ बुखारी जैसे लोग यही कहते थे ना, हम पैसे लाएंगे वहां से, आप ये कबूल कीजिए स्टेटस को, जो वो तो कहते थे हम 500 यूनिट बिजली दे देंगे फ्री में। तो तब क्यों कहा ये गद्दार है, बीजेपी की बोली बोलते, ये प्रॉक्सीज है बीजेपी की। तो जब वो ये बातें करते थे, ये इस एलजी की, इस वाइसरॉय की एडमिनिस्ट्रेशन तब गलत क्यों थी फिर? ये भी तो पैसे ही ला रहे थे ना। सर आप एलजी का दूसरा नाम क्या लेते हैं? जो कि वो है वाइसरॉय। कब से कह रहे हैं आप ये? जब से ये इंस्टीट्यूशन हम पे थोपा गया। ये कोई आपकी मर्जी से है यहाँ पे? नहीं, मेरे लिए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और आर्टिकल 370 और 35A मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं तो उसकी डिमांड करता हूँ सर ओपनली। तो ये आपकी मर्जी के खिलाफ थोपा गया ना। हमारा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था गवर्नर का, वो आपसे छीना गया, आपसे पूछा गया कि हम गवर्नर के बदले में डिग्रेड करके एलजी। नहीं, मुझे तो ये मालूम चला था कि कुछ हालात खराब हो रहे हैं और यहाँ सिक्योरिटी का मसला है तो टूरिस्ट को बाहर निकाल रहे हैं सोनामर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग से, और रातों रात 370 को हटाया, हमारे फोन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। अगर कश्मीरियों की मर्जी होती 370 हटा दो तो फिर 1 साल तक आपने इंटरनेट तो नहीं बंद किया, फोन क्यों बंद किया? हाँ, तो ये सब कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। तो जो मर्जी के खिलाफ आता है किसी ताकत से, तो वो कैसे हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? वो वाइसरॉय जिस तरह से इंग्लैंड से आता था वाइसरॉय हिंदुस्तान चलाने के लिए इंग्लैंड की डायरेक्शंस पे, तो बीजेपी का वाइसरॉय है यहाँ पे। उमर साहब और बीजेपी के बीच में आपको लगता है सब ठीक चल रहा है? उनकी बातों से तो वही लगता है कि सब ठीक है। उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा कि अगर ये चाहते तो मुझे झुकाते। हाँ, घुटनों पे टेका देते। हाँ, इन्होंने मुझे अपने घुटनों पे नहीं लाया चूंकि चंद पैसे इनके दे दिए।
हाँ दे दिया, तो बीच में पहले के मुकाबले अच्छा फंड दिया। जो लगता है कि ठीक चल रहा है इन दो के बीच में। आपको ये लगता सब है जम्मू कश्मीर को नई लीडरशिप की जरूरत है, बेशक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नया सीएम फेस की जरूरत है? हर वक्त जरूरत है, आज ही नहीं, हर वक्त जरूरत है, आज तो बिल्कुल ही, क्यों नहीं। तो नए नौजवान जो एक्टिविस्ट जो हमारे भाई हैं, इनको पॉलिटिक्स में आना आना चाहिए चाहिए और इनको लड़ना चाहिए। किरदार लोगों को आना चाहिए, जरूरत वाले लोगों को एक आना नई चाहिए। लीडरशिप तैयार की जाए। नेक लोगों को आना चाहिए। ये सियासत नेक लोगों का काम है। ये गलतफहमी, ये गुनाह वाली सोच जब तक लोग दिमाग से ना निकाले कि नेक लोगों का काम सियासत नहीं है, नेक लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। फिर कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, क्योंकि आपने इसको डर्टी बनाया है, आपने ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ दिया है, नेक लोगों ने छोड़ दिया है, नेक लोगों ने अपना वजीफा छोड़ दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। पीर पंजाल लोगों से क़यामत के दिन इस चीज का हिसाब लिया जाएगा, ये याद रखें, उनसे इस बात का हिसाब लिया। नेक लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नेक लोगों को पॉलिटिक्स में ना आने का हिसाब लिया जाएगा क़यामत के दिन। आपका मकसद है कि नेक लोग आने चाहिए। आने चाहिए। पीर पंजाल, चनाब, जम्मू और कश्मीर, इन चारों सूबों से नए चेहरे आने चाहिए, नई लीडरशिप बनकर सामने आनी लद्दाख चाहिए। से लेके कठुआ तक, कठुआ से लेके पीर पंजाल तक, पीर पंजाल से लेके चनाब। चनाब तक, बशमुल कश्मीर, नेक लोगों को, गैरतमंद लोगों को सियासत में आना चाहिए। एनसी में ही क्यों ना आए, किसी भी नाम पे क्यों ना आए, अलग से क्यों ना आए, मगर नेक लोगों को ही आना है, वरना ये सब चलता रहेगा, सर्कल, ये साइकिल तोड़ना है, ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, रिजर्वेशन ये तो हमें समझ आ रही है, जी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है सर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं है, हमारे पास रोजगार ही नहीं है। रिजर्वेशन आप दे देंगे, रिजर्वेशन हम ले लेंगे, ये तो रिजर्वेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी तो होना जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन का भी तो होना सवाल जरूरी है। ही है ना, 370 से पहले we were the least unemployed state, one of the least unemployed states। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम थी, अब तो ज्यादा है, 2019 के बाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सेकंड या फर्स्ट मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट है। ये बीजेपी से सवाल कौन पूछेगा? तो एम्प्लॉयमेंट जो कहते थे, जो झूठ कहा गया 370 की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब पता चला 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, अब पता चला कि 370 की वजह से यहाँ पे मुल्क के दूसरी रियासतों से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों के लिए। 370 हटाने के बाद यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है दूसरी रियासतों के बनिस्बत। सरकार जवाब कौन लेगा इनसे? कहते थे प्राइवेट फैक्ट्रीज आएंगी, ना कोई 370 ने रोका कब था प्राइवेट फैक्ट्रीज को आने से? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोका कब था 370 ने? 370 कोई रुकावट नहीं थी ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपने बहाना बना लिया, अब ये झूठ भी बोला, अब उस झूठ का जवाब तो दीजिए। तो उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ है, प्राइवेट सेक्टर कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? 2024 तक अभी तक बीजेपी तो कंट्रोल कर रहा था ना, अभी भी बीजेपी ही कंट्रोल कर रहा है ना जम्मू कश्मीर को। तो थोड़ा सा ही तो दिया है ना हमारी इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कितना ही दिया? इस बात का जवाब कौन देगा? कहाँ है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कहाँ है वो प्राइवेट सेक्टर, कहाँ है वो एम्प्लॉयमेंट? आपने तो खत्म कर लिया। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 370 के होने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, जो आपने छीन लिया। सर कुछ 2-3-4 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, देन हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बहुत वक्त आपसे लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी या मोदी, मुझे ऑब्वियसली मालूम है कि आप राहुल गांधी का ही नाम लेंगे, मैं जानता हूं। राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी? डिपेंड्स कि किस आप मैं बेहतरीन एक लीडर, एक सलाहियत के एतबार से बात कर रहा हूं। को किस जगह पे देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? हाँ, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। प्रियंका गांधी, मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली अगर आप एक पर्सनालिटी को देखना चाहेंगे, पॉलिटिकल पैकेज के हिसाब से, तो शायद प्रियंका गांधी को मैं भी चूज करूंगा, या लोग भी चूज करेंगे। या ओवरऑल पैकेज की अगर मैं बात करूं, जहां पे शायद हाँ एक पॉलिटिकल पैकेज में या पॉलिटिकल पार्ट में वो जो कमी दिखती है राहुल गांधी, थोड़ी सी जो कमी दिखती है, और उस कमी के बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं ये कोई हतमी परमानेंट जवाब नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी राहुल गांधी को ही चुनूंगा। अच्छा, ओवरऑल पैकेज के हिसाब से वो इंसान, मुझे लगा, आई कुड बी रॉन्ग, मैंने 1-2 मुलाकातें की। आजाद साहब या राहुल गांधी? राहुल गांधी। आजाद साहब या उमर फारूक अब्दुल्ला साहब? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब या उमर साहब? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब या महबूबा मुफ्ती? डॉक्टर साहब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या
किसका नाम लिया? ऐसा भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नेक्स्ट अगर हुला मेहदी आएगा, अगर कोई और होता इस चेयर आपने पे? कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी नाम लिया ही नहीं, तो आपने कुछ यही जो नाम लिए जिसको देख के इंसान कहे कि ये इंस्पिरेशन है, इसके सामने नहीं कोई नहीं टिकेगा। कौन सा नाम? ऐसा है ही नहीं, कौन सा है बता? है भी नहीं कोई जो आपने नाम लिया। यही तो है मेरी नजर में हाँ, मुझे है। लगता हम है पुराने नाम ले नहीं सकते हैं जो चले गए। अपने खामियों के बावजूद जितने भी आपने नाम लिए, इन सब में से इफ वन हैज टू चूज समवन, मैं तो डॉक्टर साहब को चूज डॉक्टर साहब को चूज करेंगे। कभी बैठ के बात कर लेनी थी डॉक्टर साहब के साथ इन सब मुद्दों पे सर, अकेले कमरे में, बंद कमरे में। मैंने बात की भी है उनके साथ डिटेल में, बंद कमरे में भी बात की है, बैठ के भी बात की है। बट फिर जब चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे होती नहीं है, तो मुझे लगता है वो रेस्पेक्ट अपनी जगह पे है, फिर वो बार बार वो बात दोहराने का कुछ फायदा नहीं होता है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, इट्स अबाउट आवर कलेक्टिव एग्जिस्टेंस। ये पार्टी प्राइवेट अफेयर्स नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं चल रही है, ये सिर्फ पार्टी के बारे में बातें नहीं है, हमारे कलेक्टिव जम्मू कश्मीर के लोगों के कलेक्टिव एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। बहुत बेहतर। तो अगर मैं किसी चीज को किसी डायरेक्शन में जाते हुए देखना चाहता हूँ जो सभी लोग चाहते हैं, अगर मैं लोगों के साथ उस वक्त मुतफिक हूँ और लोग मेरे साथ मुतफिक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है वो पब्लिक डिस्कोर्स और पॉलिटिकल एक्शन में तब्दील होनी चाहिए। ये प्राइवेट बातें होके प्राइवेट ही रहे और ना उसका कोई नतीजा निकले और ना कोई चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज हो, उससे कोई फायदा नहीं है। वेरी नाइस, है ना? तो अगर उन सब चीजों से प्राइवेटली बात करके कुछ नहीं होता है तो फिर इंसान मजबूर है उस पर फिर पब्लिकली भी बात करे। जब प्राइवेटली बात हुई है तो फिर उस पर अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं हुआ तो ये पब्लिकली ये बात होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव एग्जिस्टेंस की बात है, ये हम सब का मसला है। क्या ये सच है कि अगारुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला के बीच में डिप्टी सीएम ने ज्यादा रिफ्ट क्रिएट की है? ताल्लुकात ठीक थे, थोड़े से उनको बिगाड़ने का काम किया, कुछ अपने बयानबाजी की वजह से बड़गाम के इलेक्शनों के टाइम में कौन आगा? उतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं है डिप्टी सीएम की। मेरी किसी के साथ मैं ये बात दोहराता चलूँ, मेरे किसी के साथ इख्तिलाफात पहले तो इंडिविजुअल वजह से है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स में। फिर से वही बात, रूल्स, असूलों की जंग है, प्रिंसिपल्स की लड़ाई है, वादों की लड़ाई है, बातों की, जो उन सभी बातों की है। वहाँ पे ये जिसका नाम आपने लिया बहुत छोटा है, बहुत हैसियत नहीं लिखी इसकी वजह से। आगा साहब, हमने सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस आपके देखे हैं, लेकिन कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। बहुत कम मुस्कुराते। नहीं हमने जब देखा बड़े सीरियस मूड में रहते हैं। ठीक है, आज आप थोड़े से मुस्कुरा के हमारे स्टूडियो में बेकलायदा बात है, लेकिन सीरियस काफी ज्यादा रहते हैं आप। जब भी हम देखते हैं सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करें हम, मुस्कुरा लेना चाहिए ना सर। वो तो मुस्कुराता हूँ, जब आप जैसे दोस्त मिल जाते तो मुस्कुराता। सर ये पॉडकास्ट एक्चुअली स्पॉन्सर किया था धूम कैब्स ने, इनकी मोहब्बत रही है हमारे लिए। आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल में अगर होंगे तो आप बुक कर सकते हैं धूम कैब से अपनी कैब। बहुत बहुत शुक्रिया अगारुल्लाह साहब आपका नाम बहुत जबरदस्त दमदार नाम है, वैसी आपकी पर्सनैलिटी भी है जैसा आपका नाम है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आज के पॉडकास्ट में कई सारी बातें निकल कर आई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉडकास्ट की इस कन्वर्सेशन में एक बात जो मुझे आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी कि जो लोग आज अगारुल्लाह मेहदी के ऊपर सवाल कर रहे हैं या इनकी पर्सनैलिटी को लेकर या इनके काम को लेकर, वही लोग ठीक आज से 1.5 साल पहले पावर में आने के लिए, मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए, तंजीम में एक ओहदा पाने के लिए लगातार फोन कॉल्स कर रहे थे। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं है? अगर है तो आप इसको क्या नाम देंगे? आज के पॉडकास्ट में कई सारी चीजों पर चर्चा हुई। अगारुल्लाह मेहदी का सिर्फ इतना सा एक ऐलान है इस कौम के नाम कि इंसानियत को जिंदा रखें, सच बोलने की हिम्मत रखें, इत्तेफाक से रहें और हकीकत को हकीकत की तरह बयां करें, झूठ से दूर रहें और जितना हो सकता है किसी के डर और किसी के खौफ के बिना बात करने की कोशिश करें। एक आम इंसान भी, एक ब्यूरोक्रेट भी, एक एमएलए भी और एक जुडिशरी के अंदर बैठा हुआ बड़े ओहदे पे फाइज एक वो आम इंसान भी। फिलहाल हम सब लोगों ने पॉडकास्ट आप तक पहुंचाया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धूम कैब्स, आप सब लोगों ने इतना सारा देर प्यार दिया हमें। और आज की मेरी इस टीम में मेरे साथ थे हमारे प्रोड्यूसर नाजिश काजमी जी, और जो कैमरा मेरा हैंडल कर रहे थे वो थे शराज सिकंदर साहब और उनकी पूरी टीम। आप सब लोगों का थैंक यू। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, दीजिएगा मुझे इजाजत। देखते रहे देश और दुनिया की बाकी खबरें डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।